अस्सलाम वालेकुम। CSS 2022 के सिलेबस के मुताबिक अब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जो कि ईस्टर्न क्वेश्चन पे हमने बात की थी। ईस्टर्न क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और द राइज ऑफ बिस्मार्क। ठीक है, और इसके साथ साथ हम डिप्लोमेटिक इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, ऑस्ट्रो पर्शियन वार को भी डिस्कस करेंगे और फ्रेंको पर्शियन वार को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा जो CSS सिलेबस में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का लास्ट टॉपिक है, वो भी इसको डिस्कस करेंगे, द ट्रियम्फ ऑफ बिस्मार्क एंड प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं ये 4 टॉपिक्स कवर करूँगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बैकग्राउंड से लेकर बिस्मार्क का जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस उसने एडॉप्ट किया था, जिसकी जो अचीवमेंट थी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, उस सारे प्रोसेस को मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इवेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और 1848 से शुरू हुआ था 1914 तक। ये इंपॉर्टेंट इवेंट था यूरोप की हिस्ट्री का। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली दोनों साथ ही हुए थे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक ही टाइम पर हुए थे और जर्मनी का यूनिफिकेशन था इम्पॉसिबल था और इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल था। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी के नाम का कोई मुल्क था ही नहीं, डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर जर्मनी बनाया गया था, लेकिन इटली की स्टेट्स पहले से मौजूद थी, उनको सिर्फ यूनाइट करना था। ठीक है, तो जर्मनी मौजूद नहीं था, एक स्टेट मौजूद ही नहीं है, तो आप उसको किस तरह से यूनिफाइड कर सकते हैं। तो एक इम्पॉसिबल इवेंट था जिसको बाद में पॉसिबल किया गया। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 100 छोटी छोटी स्टेट्स थी जर्मनी की, जिसमें पर्शिया और ऑस्ट्रिया लार्जेस्ट स्टेट्स थी उनमें से। और उन छोटी छोटी स्टेट्स में नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। 19वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म बहुत पीक पर था, जैसे कि हमने बाल्कन स्टेट में भी पढ़ा। ऑटोमन एम्पायर की डिक्लाइन का सबब नेशनलिज्म ही था। बाल्कन स्टेट में नेशनलिज्म उभर रहा था और वो आज़ादी चाह रही थी। तो कुछ स्टेट्स पहले से आज़ाद हो चुकी थी, कुछ स्टेट वार के बाद आज़ाद हुई। तो ये बाल्कन स्टेट में भी हम डिस्कस किया है कि 19 और 20 सेंचुरी में नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा पीक पर था। तो ये इतनी पावरफुल फोर्स थी कि एक स्टेट को छोटी छोटी स्टेट्स में भी डिवाइड कर सकती थी और छोटी छोटी स्टेट्स को एक स्टेट में भी कर सकती थी, कन्वर्ट कर सकती थी, क्रिएट कर सकती थी। और ये इंडिपेंडेंस का सबब भी बनता था। अब नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था? सबसे पहले जब मैंने डिस्कस किया कि 300 छोटी छोटी स्टेट्स थी और उन 300 छोटी छोटी स्टेट्स को नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 लार्ज स्टेट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ रैन बनाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिसमें 16 स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं और ये 16 स्टेट्स का लीग होता है जर्मन स्टेट्स का। ठीक है, अब ये एक मतलब फर्स्ट स्टेप था जर्मनी की यूनिफिकेशन का। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को लेप्जिग में डिफीट किया जाता है 1813 में। फिर उसके बाद वाटरलू में डिफीट हो जाती है 1815 में। 1815 में एक और इवेंट होता है, कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी इसको कहा जाता है, या कांग्रेस ऑफ वियना भी होता है 1815 में। और अलाइड फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि कन्फेडरेशन ऑफ रैन को हटा के कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बनाया जाए। ठीक है, अब वो ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये चाहते थे कि फ्रेंच ऑक्यूपेशन की जितनी भी यादें हैं, जितनी मेमोरी हैं, उनको ख़त्म किया जाए और जर्मनी की कन्फेडरेशन बनाया जाए, जिसको बुंड भी कहा जाता है। इसका मकसद था अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना और यूरोप में उनको स्ट्रॉन्गर वॉइस देना। ठीक है, अब कांग्रेस ऑफ वियना इस्टेब्लिश की गई और ऑस्ट्रिया को एज अ मेन जर्मन स्टेट बनाया गया, क्योंकि ये एक डिबेट चल रही थी कि 2 स्टेटें लार्जर, एक है प्रुशिया और दूसरी ऑस्ट्रिया। अब इनमें से कौन जो है इसमें मेन स्टेट बनेगी? तो ऑस्ट्रिया को मेन स्टेट बनाया गया 39 स्टेट्स का। ये आप मैप पर भी आप देख सकते हैं। और फिर उसके बरक्स अपोजिट में प्रुशिया ने क्या किया? प्रुशिया ने एक ज़ोल्वेरेंट पैक्ट बनाया। ठीक है, ज़ोल्वेरेंट पैक्ट जर्मन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया और प्रुशिया ने टैक्स और टैरिफ रिमूव कर दिए। और स्टेट जितनी भी ऑस्ट्रिया की स्टेट्स थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें डेवलप करना है तो हमें प्रुशिया को ज्वाइन करना चाहिए। 1818 में प्रुशिया ने ट्रेड और टैरिफ्स अपने हटा दिए अपनी टेरिटरीज से और इम्पोर्ट रेट्स भी कम कर दिए। 1820 से और 1830 की शुरुआत में जर्मन की जितनी दूसरी स्टेट्स थी इन वॉलंटरी कस्टम्स यूनियन को ज्वाइन करती हैं। 1836 में 39 में से 25 स्टेट इस जर्मन स्टेट्स को ज्वाइन करती हैं, जर्मन इकोनॉमिक अलायंस को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब
1848 में ये जो 39 स्टेट्स थी, ये रिवोल्यूशन जो उस वक्त 1848 में दुनिया में रिवोल्यूशन चल रहे होते हैं, फ्रांस में भी चल रहा होता है, रशिया में भी चल रहा होता है, तो जर्मनी में भी स्टार्ट हो गया, ऑस्ट्रिया में भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो रिवोल्यूशन रिवॉल्ट करती हैं, जितनी भी जर्मन स्टेट्स हैं वो रिवॉल्ट करने के बाद एक मीटिंग बुलाती हैं एडिनबर्ग में और एक असेंबली बनाती हैं। असेंबली बनाने के बाद एक पार्लियामेंट बनाती हैं जिसका नाम होता है डाइट, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद इलेक्शन करती हैं और इलेक्शन में लिबरल्स पावर में आ जाते हैं। अब इनको चाहिए होता है एक लीडर। अब लीडर इनके पास कोई था नहीं, तो ये सोचते हैं कि पर्शिया के पास जाना चाहिए, प्रुशिया, और प्रुशिया के किंग की हमें ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं कि हमें लीड करे। तो ये चले जाते हैं पर्शियन किंग के पास और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लीडर बने, हमें गाइड की ज़रूरत है, हमें लीडर की ज़रूरत है, हम आज़ाद होना चाहते हैं और हम यूनिफाई होना चाहते हैं, एक जर्मन स्टेट बनाना चाहते हैं और हमें आप लीड करें। ठीक है, तो इस चीज़ को यूरोप की हिस्ट्री में लीडर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो उस वक्त जो पर्शिया का किंग था वो विलियम द फोर्थ था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ पर्शिया। अब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। और मसला ये होता है कि ये सोचते हैं कि अगर मैंने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो ऑस्ट्रिया हंगरी मुझ पर वार करेंगे और मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो लिबरल्स भी गुस्सा हो जाते हैं भाई कि क्यों हमें इनकार किया गया, और वो पर्शिया में भी रिवोल्ट खड़ा करते हैं, रिवोल्यूशन आ जाता है पर्शिया में भी। सही है, अब किंग विलियम को भी गुस्सा आ जाता है, वो स्ट्रिक्ट स्टेप लेते हैं और उनको सप्रेस करने के बाद उनकी असेंबली को भी डिसॉल्व कर देते हैं लिबरल्स की। ऑस्ट्रिया को भी गुस्सा आ जाता है। ऑस्ट्रिया को ये पता नहीं होता कि लिबरल्स खुद उनके पास गए थे, लिबरल्स जो 39 स्टेट्स थी वो खुद पर्शिया के किंग के पास गई थी। तो ऑस्ट्रिया को गुस्सा आ जाता है और ऑस्ट्रिया ये कहता है कि भाई पर्शिया ने क्यों इंटरवेन किया हमारे इश्यूज़ में और हमारे स्टेट्स में। तो पर्शिया को वार्न किया जाता है कि आप कभी भी हमारे किसी भी इशू में इंटरवेन नहीं करेंगे, और एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि आप इंटरवेन नहीं करेंगे, और ये एग्रीमेंट भी लिखा जाता है कि आप जर्मनी की यूनिफिकेशन का ख्वाब देखना छोड़ दें। तो 1850 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो प्लान है वो सारे कैंसिल किए जाते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अब इसके बाद एक और शख्स आते हैं जिसको हम कहते हैं ओटो वन बिस्मार्क, जिसमें हम एक जो टॉपिक है द राइज ऑफ बिस्मार्क यहाँ से होता है। तो राइज ऑफ बिस्मार्क 1862-1890 जर्मनी का टाइम पीरियड है ओटो वन बिस्मार्क का, और ओटो वन बिस्मार्क सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर उसके बाद ये चांसलर बन जाते हैं जर्मनी के। तो यही वाहिद पर्सन थे जो कि एक इम्पॉसिबल इवेंट को पॉसिबल बना सकते थे, जर्मनी को यूनाइट कर सकते थे। और ये पैदा हुए थे कांग्रेस ऑफ वियना के टाइम, जब कांग्रेस ऑफ वियना इस्टेब्लिश की गई और कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बनाई गई 1815 में। ठीक है, और जब नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट हुई थी 1815 में, उस वक्त ये ओटो वन बिस्मार्क पैदा हुए थे, और ओटो वन बिस्मार्क मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये इसका ज़्यादा बिलीव था मैकियावेली पर, जो कि एक ऑथर था द प्रिंस बुक का, और इसने इस बुक को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ा था, और उनके जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये एक छोटा सा बुकलेट है, मेरे पास भी रखा हुआ है, और इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको केयरफुली पढ़ा। उसमें से एक प्रिंसिपल जो इसके जहन में था, जिसको इसने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, वो ये था कि अगर आप दुनिया में अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने रूल्स को साइड पे रखना होंगे। इस चीज़ को इसने अपने दिमाग में ले लिया और इस चीज़ को फॉलो करता रहा। ठीक है, अब 1850 के बाद ओटो वन बिस्मार्क पावर में आ जाते हैं, और फ्रेडरिक विलियम जो कि पैरालाइज हो जाते हैं, और उसके भाई विलियम अब चार्ज संभाल लेते हैं। 1861 में फ्रेडरिक की डेथ हो जाती है और उसके भाई पावर किंग बन जाते हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि मिलिट्री जो है पर्शिया की बढ़ाई जाए, इंक्रीज़ की जाए। 1861 में कॉन्स्टिट्यूशन क्रैश हो जाता है, क्योंकि ये जब फ्रेडरिक विलियम की डेथ हो जाती है, विल्हेम आ जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ जाते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए ये ओटो वन बिस्मार्क को अपॉइंट करते हैं। ओटो वन बिस्मार्क 1862 में प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनते हैं, उस वक्त ये पोस्ट होती थी। बिस्मार्क ने ये किया कि किंग को कर दिया साइड पे, किंग को कहा भाई तुम हो जाओ साइड पे, बाकी मसले जितने भी हैं मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा खुद। किंग साइड पे हो जाता है और जितनी भी पावर्स हैं किंग की, ये ओटो वन बिस्मार्क खुद संभाल लेता है। 1862 से 1861 तक ये मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहते हैं। 1871 से 1890 तक ये फर्स्ट जर्मनी के एज ए फर्स्ट चांसलर जर्मनी के रहते हैं। ठीक है,
अब प्रेसिडेंट बनने के बाद ये एक स्पीच करते हैं जिसको ब्लड आयरन स्पीच कहा जाता है, और ये कहते हैं कि अगर आप यूनाइट होना चाहते हैं, अगर आप जर्मनी को यूनाइट करना चाहते हैं तो आपको लड़ना होगा, आपको खून बहाना होगा, आपको कुर्बानी देनी होगी, आपको जंग करनी होगी। खून बहाए बगैर आप कभी भी जर्मनी को यूनाइट नहीं कर सकते, कभी भी आप घर बैठे जर्मनी को यूनाइट नहीं कर सकते। आपको निकलना होगा, आपको वार करनी होगी, आपको लड़ना होगा, आपको खून बहाना होगा, और इस स्पीच को कहते हैं ब्लड एंड आयरन स्पीच। ठीक है। ऑटोमन बिस्मार्क टैक्सेस इंक्रीज करते हैं और उन टैक्सेस में से लोगों पर भी स्पेंड करते हैं, उन पे खर्चा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो मिलिट्री पे स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं। ठीक है। बिस्मार्क के पास अब दो रास्ते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक इवेंट्स के। ठीक है। अब यहाँ से ऑटोमन बिस्मार्क क्या करते हैं, डिप्लोमेटिक इवेंट्स जो हमारे पास CSS में टॉपिक है वो यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं। अब भी इसकी पॉलिसीज़ पे हम बात करते जाते हैं, उनके अचीवमेंट पे हम बात करेंगे। ठीक है। अचीवमेंट का भी हमारे पास टॉपिक है, उस पर भी हम ये यहाँ से अब स्टार्ट होता है ये टॉपिक। अब ऑटोमन बिस्मार्क के पास दो रास्ते थे। एक ये था कि डेनमार्क के अंडर जितनी भी जर्मन स्टेट्स थी, मतलब 2 जर्मन स्टेट्स थी, उसको वापस लाया जाए। अब वो कैसे लाया जाए, अब ये सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए ऑस्ट्रिया के पास, और ऑस्ट्रिया को कहना चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूँ डेनमार्क के अगेंस्ट वार करने, क्योंकि उनके अंडर में 2 जर्मन स्टेट हैं, वो मैं वापस लाना चाह रहा हूँ। ऑस्ट्रिया को कहता है कि तुम्हें इंटरवेन नहीं करना। अब ऑस्ट्रिया कहता है कि अब मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इंटरवेन नहीं करता तो। ठीक है। तो ये कहता है कि अगर 2 स्टेट हैं, दोनों अगर मैं जीत जाता हूँ विक्ट्री मेरी हो जाती है, तो उनमें से एक स्टेट तुम रख लेना और एक स्टेट मैं रख लूँगा। तो ये ऑस्ट्रिया इस पर एग्री हो जाता है। 1864 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया दोनों साथ मिलकर डेनमार्क के अगेंस्ट वार करते हैं और ये जीत जाते हैं, और ये पहली वार होती है जर्मन की यूनिफिकेशन के लिए। ठीक है। 1864 की पहली वार डेनमार्क के अगेंस्ट जर्मन की यूनिफिकेशन के लिए होती है। और ये 2 जो छोटी स्टेट्स थी वो कौन सी थी, एक थी शेल्सविक और दूसरी थी हॉलस्टीन। अब शेल्सविक पर्शिया खुद रखता है और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया रख देता है। ठीक है। अब बिस्मार्क ये सोचता है ये मैंने स्टेट दे दी हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया के पास जितनी भी जर्मन स्टेट्स हैं वो भी वापस ले लूँगा मैं ऑस्ट्रिया से, और ये जो हॉलस्टीन दी है ये भी मुझे ऑस्ट्रिया से वापस लेनी है। अब एक और डिप्लोमेटिक इवेंट, मतलब सेकंड डिप्लोमेटिक इवेंट ये ऑटोमन बिस्मार्क कर रहे हैं, और ये अब चले जाते हैं रशिया की हेल्प करने। जब ये पोलैंड जब रशिया के अंडर में होता है और पोलैंड के लोग रशिया के अगेंस्ट रिवोल्यूशन करते हैं, तो ये रशिया की हेल्प करने चला जाते हैं। ठीक है। रशिया की हेल्प करते हैं और पोलैंड में जो रिवोल्यूशन चल रहा होता है उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। सप्रेस करने के बाद मतलब ये रशिया को अपनी तरफ कर देते हैं, पोलैंड को थोड़ा वीक कर लेते हैं। अब ये वापस आ जाते हैं सार्डिनिया के पास। सार्डिनिया को कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार करने, तुम्हें इंटरवेन नहीं करना, अगर मैं जीत जाता हूँ मैं तुम्हें वेनेशिया दे दूँगा। उस पर वो एग्री हो जाते हैं, और ये फिर उसके बाद ऑटोमन बिस्मार्क चले जाते हैं नेपोलियन द थर्ड के पास, मतलब फ्रांस में नेपोलियन द थर्ड होते हैं, और उसको कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार करने, तुम्हें इंटरवेन नहीं करना। अब ये कहते हैं अगर मैं इंटरवेन नहीं करता तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये कहते हैं भाई अगर मैं जंग जीत गया आधा कुछ प्रॉपर्टी कुछ टेरिटोरीज मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये भी इस पर एग्री हो जाते हैं। अब ये एक मतलब ये 4 डिप्लोमेटिक इवेंट्स थे ऑस्ट्रिया के साथ, और पहले ऑस्ट्रिया के साथ किया, फिर रशिया के साथ किया, फिर सार्डिनिया के साथ किया, और फिर इसके बाद ये चले गए फ्रांस के बाद फ्रांस के साथ भी ये डिप्लोमेटिक इवेंट्स था। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पर एक कवर हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब ये डिप्लोमेटिक इवेंट्स यहाँ पे डिप्लोमेसी खेलने के बाद ये चले जाते हैं ये चले जाते हैं ऑस्ट्रिया। अब ये सब कुछ करने के बाद मतलब ऑस्ट्रिया को कर लेते हैं बिल्कुल आइसोलेट। न फ्रांस आता है बीच में, न सार्डिनिया आता है बीच में, न रशिया आ जाता है बीच में। डेनमार्क को तो पोलैंड को तो वैसे ही वो वीक कर चुके होते हैं, तो ऑस्ट्रिया हो जाता है आइसोलेट, और फिर ऑस्ट्रिया पे करता है वॉर। ऑस्ट्रिया पे वार करने के बाद ऑस्ट्रिया हो जाता है डिफीट, और ऑस्ट्रिया में जितने भी जर्मन स्टेट्स होते हैं वो अपने कब्ज़े में कर लेता है, और हॉलस्टीन जितनी भी स्टेट हैं वो अपने कब्ज़े में करने के बाद ये करते हैं एक ट्रीटी। ठीक है। अब ये वार होती है 1866 में। ठीक है। और ये सेकेंड वार होती है जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, और विद इन 7 वीक्स में ये वार ख़त्म हो जाती है और ऑस्ट्रिया डिफीट हो जाता है। ठीक है। और ये इसको बैटल ऑफ सडोवा भी कहा जाता है, जो कि 3 जुलाई 1866 में लड़ी गई थी।
डिफीट के बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ प्राग कहा जाता है उसको, और उस ट्रीटी में भी ये मेंशन किया जाता है कि अगर मैं फ्रांस से वार करने जाऊंगा तो तुम्हें इंटरवेन नहीं करना। प्रूशिया कहता है ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया कहता है भाई तुम जानो, फ्रांस जाने, मेरा कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊँगा। ठीक, अब ये बात करने के बाद ये चले जाते हैं दोबारा सार्डिना के पास। सार्डिना को कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ फ्रांस से वार करने, और अगर तुम्हें इंटरवेन नहीं करना, हाँ तुम इंटरवेन नहीं करोगे, लेकिन इससे पीछे तुम ये करोगे कि रोम को कैप्चर करोगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली दोनों साथ ही हुए थे, तो इटली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सिर्फ रोम रह रहा था। तो इसलिए बिस्मार्क ने कहा कि मैं फ्रांस पर अटैक करने जा रहा हूँ, तुम पीछे रोम को कैप्चर कर लेना, सार्डिना को कहा था। तो सार्डिना रोम को कैप्चर कर लेता है और उस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में वापस। अब ट्रीटी पर ये हो गया। ठीक है, अब इस ट्रीटी में प्रूशिया को ये बात कही जाती है, ऑस्ट्रिया को ये बात कही जाती है आपको इंटरवेन नहीं करना, मैं फ्रांस के अगेंस्ट वार करने जा रहा हूँ, और ये मतलब ऑस्ट्रिया भी कह देता है मैं इंटरवेन नहीं करूँगा। अब फ्रांस में जर्मन की 2 स्टेट थी, एक थी एलस्क और दूसरी थी लॉरेन। ठीक है, अब ये 2 स्टेट थी, ये वापस लेनी थी एडमंड बिस्मार्क को फ्रांस से। 1870 में फ्रांस चला जाता है, प्रूशिया चला जाता है अगेंस्ट वार फ्रांस के। ठीक है, जिसमें मतलब ये आखिरी वार होती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, आखिरी वार होती है 1870 में लड़ी जाती है, और यहाँ पे फ्रांस को डिफीट हो जाता है, और फ्रांस में जितनी भी 2 स्टेट होती हैं ये जर्मन को वापस मिल जाती हैं, और इस तरह फ्रांस भी डिफीट हो जाता है और जर्मनी भी यूनिफाइड हो जाता है, कम्प्लीटली यूनिफाइड हो जाता है 1871 में। ठीक है, अब थोड़ा एक और ब्रीफली एक और टॉपिक है, हर्डल क्या थी, बैरियर्स क्या थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। सबसे पहले ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ये सबसे बड़े हर्डल्स थे, सबसे बड़े बैरियर्स थे। ठीक है, और दूसरा जो छोटी छोटी स्टेट्स थी वो उनको, उनके जो लीडर्स थे उनको ये डर था कि अगर जर्मनी यूनिफाइड हो गया तो हमसे पावर छीन ली जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अब वेस्टर्न जो थे वो इंडस्ट्रियलाइज थे, और ईस्टर्न जो स्टेट्स थी वो एग्रीकल्चर थी। ठीक है, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ऑस्ट्रिया जो था वो कैथोलिक था, रशिया भी कैथोलिक था, फ्रांस भी कैथोलिक था, लेकिन यूके और प्रूशिया जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे। जर्मन स्टेट पहले एक ही रिलीजन हुआ करता था जर्मन स्टेट का, वो था कैथोलिक, लेकिन रिफॉर्मेशन के बाद ये दोनों 2 मज़हब में डिवाइड हो गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जिसकी वजह से 30 ईयर वार भी हुई। उसके अलावा नॉर्थ वर्सेस साउथ ये भी एक बैरियर्स थे। नॉर्थ जो थी वो सपोर्ट कर रही थी प्रोटेस्टेंट को, और वो प्रूशिया को वो सपोर्ट प्रोटेस्टेंट को करती थी और प्रूशिया को भी सपोर्ट करती थी। साउथर्न स्टेट थी वो कैथोलिक थी और वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रही थी। पर्शियन जो थे वो मॉडर्नाइज थे, इंडस्ट्रियलाइज थे और मिलिटराइज स्टेट थी, लेकिन जो ऑस्ट्रिया थी वो कंजर्वेटिव थी, पुरानी सोचों पे चलने वाली थी। ये भी एक डिफरेंस था, अपोजिंग आइडियाज़ था। मतलब ग्रेटर जर्मनी का मतलब है कि ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रियन पावर को इंक्लूड करके आप जर्मनी बनाएं, या ऑस्ट्रिया को निकाल के आप लिटिल जर्मनी बनाएं। ठीक है, तो ये 2 अपोजिट आइडियाज़ थे और ये बैरियर्स थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हमने डिस्कस किया, और किस तरह से डिप्लोमेटिक इवेंट्स किए गए और किस तरह से फ्रैंको पर्शियन वार लड़ी गई और ऑस्ट्रियो पर्शियन वार लड़ी गई। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, हमने डिप्लोमेटिक इवेंट्स भी डिस्कस कर लिए, और ओटो वन बिस्मार्क की अचीवमेंट्स और उनका जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का बैकग्राउंड भी हमने डिस्कस कर लिया, और इसके साथ साथ ऑटोमन बिस्मार्क का हमने राइज भी डिस्कस कर लिया। मतलब ये हमारे 4 या 5 ये टॉपिक हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, हमने एक ही इस लेक्चर में कवर कर लिया। इससे पहले हमने ईस्टर्न क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न क्वेश्चन का, टर्किश वार को डिस्कस करेंगे, रूसो टर्किश वार को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।